गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं सीटेट पेपर 2 कक्षा 6 to 8 जिसका सीडीपी है, मैं आज आप लोगों को सॉल्व कराऊंगी। प्रीवियस ईयर्स का पेपर है। 26 जून 2011 में ये पेपर हो चुका है। प्रीवियस ईयर बहुत जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आप लोगों के लिए। तो आज मैं सबसे पहले सीडीपी का सॉल्व करूंगी, इसके बाद सोशल साइंस। आज मैं आप लोगों को सीडीपी का दिखा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला, बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। इसका ऑप्शन है शिक्षार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, या चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो यहाँ पे क्वेश्चन पहला कह क्या रहा है, क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिए। बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। इसका ऑप्शन होगा तीसरा, शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावित रूप से संबोधित करने में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। दूसरा क्वेश्चन है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये हमारी किस चीज की ओर ले जा रहा है? ये हमारे लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है, यह रूढ़िवादिता को बता रहा है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। पहला है ऑप्शन, देखिए सही हो सकता है, सही तो बिल्कुल नहीं है। तीसरा है बुद्धि बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, बिल्कुल नहीं है। ये सभी सही है, ये बिल्कुल तीनों तो सही बिल्कुल नहीं है। ये क्या कर रहा है? लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है। इसका ऑप्शन होगा दूसरा। तीसरा देखिए, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या कहेंगे? एक इरफान नाम का लड़का है जो खिलौनों को तोड़ता है और उनके पुर्जों को यानी पार्ट पुर्जों को देखने के लिए अलग अलग कर देता है। आप क्या कहेंगे? उस पर हमेशा नज़र रखेंगे, यानी जो बच्चा तोड़ रहा है उस पर हम क्या करेंगे, उस पर हम हमेशा नज़र रखेंगे। उनके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उनकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। तीसरा है, उसे समझाएंगे कि खिलौना को तोड़ना नहीं चाहिए। और चौथा ऑप्शन है, इरफान को खिलौने से कभी भी नहीं खेलने देंगे। इरफान को खिलौने से कभी नहीं खेलने देंगे, ये तो बिल्कुल गलत होगा। उसे समझाएंगे कि खिलौना को तोड़ना नहीं चाहिए, ये तो कर सकते हैं। फिर आगे देख लीजिए, उनके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उनकी ऊर्जा को सही दिशा में ले जाएंगे, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। उस पर हमेशा नज़र रखेंगे, हम उस पर हमेशा नज़र नहीं रखेंगे, ये ऑप्शन देखिए बिल्कुल सही है। उनके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उनकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे, इसलिए ऑप्शन दूसरा सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और आपस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किस ओर संकेत करता है, यानी संकेत करता है। तो ऑप्शन देखिए क्या लिखा है। सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, सीखने का आकलन। सीखने का आकलन बिल्कुल नहीं होगा, आकलन का सीखना बिल्कुल नहीं होगा, आकलन के लिए सीखना बिल्कुल नहीं होगा, सीखने के लिए आकलन। हम वहाँ पे भ्रमण करने जा रहे हैं तो वहाँ पे सीखने के लिए जा रहे हैं ना, इसलिए हम इसका आंसर होगा सीखने के लिए आकलन। आगे 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है, यानी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है, पहला ऑप्शन है, शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषता होती है और न ही उसके लक्ष्य समान होते हैं। किसी भी शिक्षार्थी होते हैं, जो भी शिक्षार्थी उनके लक्ष्य, सभी के लक्ष्य एक समान नहीं होते हैं। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है, सभी विद्यार्थियों के लिए एक तरह का पाठ्यचर्या संभव नहीं है। आगे तीसरा है, एक एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचि और प्रतिभाओं को एक समान नहीं होते हैं, यानी कोई भी दो बच्चा हो, उसकी सभी दोनों बच्चाओं की रुचि, प्रतिभा सब एक समान नहीं हो सकती है, ये तो बात बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा 4। और फिर आगे क्या है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है विषय वस्तु आधारित प्रश्न,
जो सृजनात्मक उत्तर होते हैं, सृजनात्मक उत्तर का मतलब क्या होता है कि जो हम अपने आप रचना करके उसका आंसर देते हैं, अपने आप मतलब यानी सोच समझ के उत्तर देते हैं। यानी कोई बच्चा हो गया क्लास में, यानी हम उससे पूछ लिए कि बेटा पौधा कैसे बड़ा होता है, तो अलग सब अपने अलग अलग विचार देंगे, तो उस तरह का आंसर सभी का आंसर सही भी हो सकता है, किसी बच्चे का आंसर गलत भी हो सकता है। तो जो अपने से आंसर देते हैं उसी को बोलते हैं सृजनात्मक उत्तर। तो विषय वस्तु आधारित प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न यानी कोई भी उत्तर हो सकता है। इसलिए यहीं पे आपको देखिए आंसर दिख रहा है, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न लिख रहा है। एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, ये नहीं होगा। यहाँ पे आपका आंसर होगा मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। फिर लिख रहा है शिक्षार्थियों के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। शिक्षार्थियों को किस लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन देखिए, समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने। दूसरा है अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने। तीसरा है शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन्हीं सभी प्रश्नों को याद करने। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, शिक्षार्थियों को किस लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। मैंने आप लोग को अगले वीडियो में एक डाल रखा था टैग वर्ड, तो जिसमें पॉजिटिव टैग वर्ड है, उसमें देखना आप लोग लिखा होगा कि याद करना। यहाँ पे आप लोग ये देख लीजिए, याद करना, याद करना एक जहाँ यहाँ आप लोग याद करना देख लीजिए, उसको तुरंत काट लीजिए, क्योंकि ये हमारे सीडीपी में कहीं भी याद करने का कोई वो नहीं है। हमें उसको सिखाना चाहिए, ना कि उससे रट्टा दिलवाना, याद करवाना। ये सब जहाँ भी आप देखिए तुरंत यहाँ पे लिखा है प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल याद करने को हमें कभी प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। उसको सिखाओ, समझाओ, बताओ। शिक्षक जो प्रश्न पूछे उन्हीं सभी प्रश्नों को उत्तर याद करने में। फिर लिखा है कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने में। तो यहाँ पे आप खुद ही आपको दिख रहा है, शिक्षक जो प्रश्न पूछे उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने में। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। आपका सातवां का आंसर थर्ड होगा, जो नहीं करना, प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। याद करने के लिए प्रोत्साहित कभी मत करो, उसको समझाओ, उसको सिखाओ कैसे होगा। रट्टा मारना, रोट लर्निंग बिल्कुल नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है? तो इसका ऑप्शन देखिए क्या है, मौखिक प्रश्न, शस्त्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल दत्त कार्य। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का होता है, जैसे यूनिट होती है, यूनिट टेस्ट एग्जाम जैसे स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, तो 6 महीने में जो भी प्रश्न पढ़ाए गए, क्वेश्चन पढ़ाए गए, तो उसके सारे के हमने कितना, बच्चों ने कितना सीखा, उसी को बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो मौखिक प्रश्न कभी भी टीचर पूछ सकता है, वो फॉर्मेटिव में आ जाएगा। शस्त्र परीक्षा, परीक्षा बिल्कुल नहीं होगा, शस्त्र परीक्षा यही होगा। प्रश्नोत्तरी और खेल होगा, दत्त कार्य होगा, लेकिन शस्त्र परीक्षा नहीं होगा। क्वेश्चन आपका देखिए क्या लिखा है, उचित उपकरण नहीं है, फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है, तो इसका आंसर यही होगा, शस्त्र परीक्षा। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषताओं को देखा जाना चाहिए। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषताओं को देखा जाना चाहिए विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के लिए संसाधन के रूप में। ये हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड है। अब मैंने आपको अगले वीडियो में डाल रखा है पॉजिटिव टैग वर्ड। आप क्वेश्चन देखते ही समझ जाओगे कौन सा आंसर सही होगा। तो आप यहाँ पे खुद ही समझ जाइए कि लिखा है समृद्ध बनाने में संसाधन के रूप में, समृद्ध बनाने में संसाधन के रूप में, ये हमारा बिल्कुल सही है। फिर भी हम आगे ऑप्शन देख लेते हैं, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता को चुनौती। चुनौती भी एक निगेटिव टैग वर्ड है, ये बिल्कुल नहीं होगा। शिक्षार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन को एक जटिल, जटिल शब्द देखिए, जटिल यानी कठिन के रूप में बनाने के कि एक कारक के रूप में। चौथा ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। तो बाधा हमारा सीखना, एक हमारा बहुभाषित विशेषताओं में बाधा हमारा बिल्कुल नहीं होगा, बाधा तो बिल्कुल होगा ही नहीं। और तीसरा ऑप्शन है जटिल अनुभव, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। चुनौती यहाँ पे लिख दिया, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। ये इसका आंसर पहला होगा। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं हम। विद्यालयों को सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है, यानी जो हम बच्चों को सिखाते हैं उसमें जो रिक्तियां यानी कमियां रह जाती है, उनके निदान के बाद होना चाहिए। उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए, यानी
डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो हम लोग करते हैं, तो आप लोग देखिए उसमें हम जब भी बच्चा को कुछ भी चीज़ सिखाते हैं पढ़ाते हैं, तो कुछ बच्चा उसमें भूल जाता है या में कुछ कमियां रह जाती है, तो उसके सिखाने के बाद हम दोबारा उसको सिखाएंगे। उसके सिखाने के बाद जो जो रिक्तियाँ निदान के बाद क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन देख लीजिए क्या लिखा है, सघन अभ्यास कार्य। उसके बाद सघन अभ्यास मतलब ज़्यादा अभ्यास कार्य बिल्कुल नहीं। सभी पाठ्यों को व्यवस्थित रूप से दोहराना। सभी पाठों को व्यवस्थित रूप को दोहराने की क्या जरूरत है। शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के विषय में बताना, बिल्कुल नहीं। समुचित उपचारात्मक कार्य, ये समुचित उपचारात्मक कार्य ही ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही। आगे देखिए, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। सबसे अधिक गहन और जटिल, जटिल मतलब ज़्यादा कष्ट, यानी हम कंफ्यूज उस अवस्था में रहते हैं। सबसे ज़्यादा गहन यानी सोचते विचारते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, हम क्या करें क्या नहीं करें। मतलब बच्चे को मान लीजिए 10th के बाद जब 8 9 10 में जाते हैं तो ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग रहते हैं। फिजिक्स कैसे पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, हम कौन सा सब्जेक्ट लें, किस ओर जाएं, किस क्षेत्र में जाएं, किस फील्ड में हम कार्य करें, हम किस में बेस्ट कर सकते हैं। कंफ्यूजिंग अवस्था रहता है। तो वो कौन सी अवस्था है, किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में। पूरे जीवन में तो भाई रहता ही है, लेकिन हमें अवस्था पूछ रहा है ना समाज में, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा समाज किशोरावस्था में, न कि पूर्व बाल्यावस्था में, न कि प्रौढ़ावस्था के दौरान, न कि पूरे जीवन में। बच्चा कंफ्यूज ज़्यादा जटिल कब होता है, किशोरावस्था के दौरान। आगे देखिए 12 नंबर, अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है, तो किस अवस्था में, गौड़, गत्यात्मक, स्थिर और प्राथमिक, तो इसका होगा स्थिर अवस्था में। आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप, जल्दी जल्दी करते हैं। आगे देखिए, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीकों से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, तो इसका ऑप्शन होगा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। थोड़ा मैं फास्ट ली जाती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षक को प्रदर्शित नहीं करता है, तो इसका ऑप्शन होगा थर्ड। आप देखिएगा, पढ़ लीजिए। थोड़ा फास्ट करते हैं। विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। 15 नंबर क्वेश्चन है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंध है, तो इसका आंसर होगा व्यवहारवादी। व्यवहारवादी। एक शिक्षिका अपने कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आप पहला ऑप्शन है तनाव को नियंत्रित करना सीखना, विशेष ध्यान के लिए उनके समकक्षीय से अलग करना। समकक्षीय से अलग करना यानी हम जिस क्लास में पढ़ते हैं उसी क्लास के बच्चों से मुझे अलग किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आगे 20 नंबर है, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। छोटे बच्चों में पठन कठिनाई का कौन सा लक्षण नहीं है, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये हमारे बड़े बड़े जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब ये प्रवाह में यानी स्पीडली पढ़ना उनमें होता है, जो न कि छोटे बच्चों में होता है, तो ये हमारा पहला होगा ऑप्शन। आगे देखते हैं 18, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। सभी कार्य करने में आनंद आता है, तो ये तो बात सही बात है। वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्राप्त करती है, ये भी बात सही है। वे चुनौतियों भरे कार्य को पसंद करते हैं, ये भी बात सही है। वे हमेशा सफल होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो जो भी कार्य करते हैं वो हमेशा सफल होंगे, तो इसका ऑप्शन हो, इसका आंसर होगा चौथा। आगे देखिए, शिक्षार्थियों को आत्म नियमन की ओर संकेत करता है। विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय करना, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय, स्व अनुशासन और नियंत्रण, अपने सीखने का सर्वप्रेक्षण करने की उनकी योग्यता, तो चौथा चौथा ऑप्शन होगा अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता, तो क्या है। आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर दूसरा होगा व्यवहार का अध्ययन सीखना। व्यवहार का अध्ययन सीखना ये बिल्कुल नहीं होगा, व्यवहार के द्वारा हम कोई अध्ययन नहीं सीख सकते हैं। आगे देखिए 21, सिद्धांत के रूप में रचनावाद दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण नियमित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता है। यही ऑप्शन यही होगा, क्योंकि
सिद्धांत के अनुसार रचनावाद क्या कहता है, तो दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता है। आगे देखिए 21, थोड़ा फास्ट हो जाइए। सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जो बहुत बुद्धिमान है, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, पार्श्व सेंट्रल चिंतन और समस्या समाधान, ड्राइंग और पेंटिंग बहुत, ये कोई जरूरी नहीं है। सृजनात्मक विद्यार्थी वही है, सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जो बहुत बुद्धिमान है, पार्श्व सेंटर चिंतन समस्या, इसका ऑप्शन होगा सी, सेंटर चिंतन और समस्या अच्छा समाधान है, ये होगा। आगे देखिए अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है, तो इसका होगा अवधारणाओं का विकास का, तो इसका होगा अवधारणाओं का विकास का मुख्य रूप से हिस्सा है, तो विकास का होगा तो बौद्धिक होगा ना, बौद्धिक विकास का। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे में से भिन्न है, तो किस रूप में भिन्न है, तो विकास की दर के रूप में भिन्न है। विकास का ऑप्शन क्या है, पहला विकास का तो क्रम बिल्कुल नहीं होगा, विकास की सामान्य क्षमता, विकास वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों नहीं, तो विकास का दर होगा। आगे 25 विकास के उचित नहीं, बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है, क्यों सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है, सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है, गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा सी, सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। 26 आते हैं, 26 में है मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, तो अनुक्रमिकता है, सामान्य से विशिष्ट, ये बिल्कुल नहीं है, प्रतिवर्ती और निरंतरता है, ऑप्शन होगा 2, सामान्य से विशिष्ट। 27 देखिए, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है में निःशक्त बच्चों की शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना, विशेष विद्यालय, मुक्त विद्यालय, और ऑप्शन आइए तीसरा है ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालय और नियमित विद्यालय, तो इसका ऑप्शन होगा 4, नियमित विद्यालय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के विषय निम्नलिखित में से जाओ, थोड़ा सा ब्लर हो जा रहा पिक्चर, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के विषय में सही है, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो, शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने में सीखने के लिए भी चरण का सीखना संयोगात्मक कारणों से प्रभावित नहीं होता, सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती है कि किसी तरह सीखना नहीं हुआ, तो इसका ऑप्शन होगा ए, सीखना उस वातावरण को प्रभावित करता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। 29 मूल्यांकन का कौन सा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षार्थी की उपलब्धि को मापना, यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी अलग नहीं क्या, दूसरा ऑप्शन में फिर क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ फिर से, ऑप्शन यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा को प्रोन्नत किया जाना चाहिए, सीखने में होने वाली कमियों को निदान और उपचार कराना चाहिए, ये तो बात बिल्कुल सही है, मूल्यांकन में यही होना चाहिए, सीखने में होने वाली कमियों को निदान और उपचार होना चाहिए, तो ऑप्शन सी हो, ऑप्शन तीसरा होगा, ये बिल्कुल सही होगा। तीसरा है 30 है लास्ट, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति प्रत्यास्परण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि मदद करना क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने में समृद्ध बनाता है, ये बिल्कुल सही है, बिना ऑप्शन मतलब आगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं पे खुद दिख रहा है, नई जानकारी के पूर्व की जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है, यानी कोई भी चीज़ कोई भी टीचर पढ़ाते हैं तो पहले उस मान लीजिए हमें प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ाना है, तो पहले सर हमको सूर्य की तरफ ले जाएंगे, पेड़ पौधे की तरफ ले जाएंगे, फिर पूछेंगे, मतलब उसको नीचे वाली चीज़ों से जोड़ते जाएंगे, नीचे वाली चीज़ों से जोड़ते जाएंगे, फिर हम अपने टॉपिक पे आएंगे, तो वो क्या है, नई जानकारी सीखने से पहले हमें पूर्व उसकी जानकारी को जोड़ना समृद्ध सीखने में हमें समृद्ध बनाता है।
जैसे हमें बच्चों को यातायात के बारे में पढ़ाना है, तो हम पहले उससे पूछेंगे, बच्चों आप स्कूल किस से आते हो, तो बच्चे खुद बोलेंगे कि हम बस से आते हैं। और हम आते समय और हम किस किस सवारी को देखे हैं, तो ट्रक को देखे हैं, और साइकिल देखे हैं, मोटरसाइकिल देखे हैं। तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हमें मतलब संसाधनों का उससे हम यातायात करते हैं। तो हम किससे जोड़े, हम पिछले बच्चों को नीचे स्तर से ले जाकर ऊपर जोड़े। तो ये क्वेश्चन सेम वही है। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति हम अप्रत्याशरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। आगे पढ़ना चाहते हैं तो दूसरा, तीसरा ऑप्शन, चौथा भी पढ़ लीजिए, लेकिन ऑप्शन यही होगा पहला। पूर्व पाठों को दोहराने का एक प्रभावी तरीका है। यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है, जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। यह किसी भी कक्षा अनुमोदन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। तो इसका ऑप्शन आंसर होगा पहला, नई जन नई जानकारी के पूर्व जानकारी से सीखना। तो आप लोगों को जिसको वीडियो मेरी अच्छी लगी, और इसी तरह मैं आगे भी CDP का और भी नेक्स्ट प्रीवियस ईयर का वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।